जीन पियाजे सेड दैट चिल्ड्रन आर लिटिल साइंटिस्ट, व्हाट डज द टर्म लिटिल साइंटिस्ट मीन? यानी जीन पियाजे ने कहा कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। ये जो शब्द है नन्हे वैज्ञानिक, इस टर्म का मतलब क्या है बताइएगा फटाफट से। पहला ऑप्शन है चिल्ड्रन पैसिवली कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज, जहां बच्चे को निष्क्रिय कर दिया, जीरो कर दिया, बैठा दिया, उसको पैसिव कर दिया, जहां वो एक्टिवली ज्ञान का सृजन नहीं कर रहा है एक्टिविटी करके, वो आंसर हो नहीं सकता कि पियाजे ये कहें कि बच्चा निष्क्रिय है, क्योंकि वो तो ज्ञान का सृजन। और लिटिल साइंटिस्ट, साइंटिस्ट निष्क्रिय होगा, साइंटिस्ट तो एक्टिव मिलेगा। नन्हा वैज्ञानिक है ना बच्चा, अपनी दुनिया में अपने आसपास जो उसको मिलता है उस पर एक्सपेरिमेंट करता है, क्यूरियोसिटी है। मैं वो पेन वाला एग्जांपल अपना बहुत बार देती हूँ कि पहली बार ये वाला क्या टिक टैक पेन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, जो भी है स्प्रिंग वाला पेन मिला, उसको खोल के देखा, आपको कुछ भी नया खिलौना, पहले तो आप रोते हैं उसके लिए, फिर मिल जाता है, फिर बच्चा कुछ ही देर में आपको दिखेगा या 2 दिन में हद से हद वो खोल के तोड़ फोड़ के कुछ ना कुछ उसमें कर देता है आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्योंकि वो है नन्हा वैज्ञानिक, उसको करना है एक्सपेरिमेंट। ठीक, तो ये बात तो सही है, लेकिन यहाँ वो बच्चा एक्टिवली करेगा, पैसिवली थोड़ी, सो के थोड़ी करेगा एक्सपेरिमेंट, वो तो बहुत एक्टिव है, तो ये गलत हो गया। चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज विद द हेल्प ऑफ एमक्यू एंड स्कैफोल्डिंग, ये दोनों टर्म वाइगॉस्की की थ्योरी में यूज होते हैं, ना कि पियाजे के लिए। ठीक, फिर आता है थर्ड ऑप्शन, चिल्ड्रन हैव अ सेट ऑफ स्कीमास इन देयर ब्रेन व्हिच हेल्प देम विद एक्वायरिंग न्यू सेट ऑफ नॉलेज, यानी बच्चों के मस्तिष्क में स्कीमा का एक समूह होता है जो उन्हें ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। यानी आपके ब्रेन में डेवलपमेंट का एक स्कीमा है, फिर आप उससे कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी समझते हैं, फिर पियाजे भी समझ रहे हैं, तो आपके स्कीमास आपको हेल्प करते हैं नई सेट ऑफ नॉलेज को एक्वायर करने में। स्कीमा क्या है? जो ब्रेन में आपके भरा हुआ है, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज आपकी है, जो वर्तमान ज्ञान आपका है, जो प्रीवियस नॉलेज है आपकी, जो भी आप आज जानते हैं, वो सब स्कीमा है। आप अगर हम बात करते हैं कि पियाजे ने कितनी स्टेजेस दिए, आप कहते हैं 4 स्टेजेस, इसका मतलब वो आपके स्कीमा में फीडेड हैं, एडेड हैं। ठीक, तो ये बात तो सही लग रही है। फिर भी फोर्थ ऑप्शन पढ़ेंगे, चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज, ये बात भी सही लग रही है हमें तो। लेकिन पूछा क्या था? पूछा गया था व्हाट डज द टर्म लिटिल साइंटिस्ट मीन। तो चिल्ड्रन हैव अ सेट ऑफ स्कीमा इन देयर ब्रेन व्हिच हेल्प देम विद एक्वायरिंग न्यू सेट ऑफ नॉलेज। चलो ठीक है कि नया स्कीमा है, बस बच्चे के मस्तिष्क में स्कीमा का एक समूह होता है जो उन्हें ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। लेकिन पूछा क्या था हमसे? ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं ये पूछा था? नहीं, हमसे पूछा था लिटिल साइंटिस्ट का क्या मतलब है, नन्हे वैज्ञानिक का। फोर्थ ऑप्शन फिर से पढ़ लेते हैं, चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज, बच्चे सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, यानी वो लिटिल साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट क्यूरियस है, एक्टिव है ना, और नॉलेज को सीख करता है, उसकी तरफ बढ़ता है। दोनों ही ऑप्शन बहुत क्लोज हैं, अगर दोनों ऑप्शन का ऑप्शन मिल जाए, दोनों में से किसी को भी बोर्ड में सही माना जा सकता है, बहुत क्लोज हैं दोनों ऑप्शन, लगभग सेम ही बात कह रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें एक ही चूज करना है, तो हम लिटिल साइंटिस्ट के नाम पे फोर्थ के साथ जाएंगे। नहीं तो अगर थर्ड एंड फोर्थ दोनों का ऑप्शन होता है तो दोनों को ही सही मान लेते, अभी भी मान सकते हैं। तो अगर आपने थर्ड लगाया तब भी आप ठीक है, बट लिटिल साइंटिस्ट की तरफ जा रहे हैं तो ज्यादा हमारा झुकाव जो है वो फोर्थ ऑप्शन के साथ होगा। दोनों को ही आप मान सकते हैं, नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है भाई? अ चाइल्ड शोज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ विशेषताएं दर्शाता है एक बच्चा। फर्स्ट विशेषता है, पहला पॉइंट है, डिस्प्लेज मोर इफेक्टिव स्पेशल रीजनिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सॉल्व करिएगा। ये क्वेश्चन सिर्फ सही गलत के लिए मत करिएगा, ये क्वेश्चंस जो हैं वो महत्वपूर्ण है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, है ना? सही बात है या नहीं? पॉइंट है, डिस्प्लेज मोर इफेक्टिव स्पेशल रीजनिंग, यानी स्थानिक तर्क का अधिक प्रभावी प्रदर्शन करता है एक बच्चा। चलो ठीक है। लॉजिकल ऑपरेशंस अप्लाइड टू कॉन्क्रीट प्रॉब्लम्स, मूर्त समस्याओं पे तर्क लगाता है। चलो ठीक है, 7 से 11 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की बात हो रही है। बिगिन टू कॉम्प्रीहेंड सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, यानी सीरिएशन, सीरीज में लगाना, छोटे से बड़े, बड़े से छोटे, मतलब क्या हुआ, अपवर्ती और अनुवर्ती बोलते थे ना शायद, हाँ, तो अपवर्ती और अनुवर्ती या जो भी कहते थे उसको, यानी डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में लगाना, या असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाना, घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में, सीरिएशन। ठीक है। द चाइल्ड फॉल्स, अब ये भी कहां आता है? सीसीएस, कंजर्वेशन, और क्या आता है? क्लासिफिकेशन और सीरिएशन। ये कहां आते हैं? सी में ही, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में ही आते हैं। सिंपल शॉर्ट फॉर्म से आपको चीजें याद कराई हुई हैं, अगर आप बैच में या प्रीवियस वीडियोस देखे हैं आपने तो ये बात आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। फिर आते हैं, द चाइल्ड फॉल्स इन विच कैटेगरी ऑफ जीन पियाजेज स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चा पियाजे की कौन सी स्टेज में आता है? ध्यान से जवाब दीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगी इसमें। बच्चा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में की श्रेणी में आता है? अब 3 चीजें, जिसमें से 2 चीजें सीधे मैच हो रही हैं कि ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, क्योंकि तर्क लगा रहा है बच्चा मूर्त चीजों पे। मूर्त चीजें वो जिनको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, जैसे ये पेन के बारे में तर्क लगाना, है ना। संख्याओं के अनुक्रम को समझना शुरू करता है, ये भी पता है आपको, सीरिएशन भी यही आता है। फर्स्ट में हमें कंफ्यूजन है, उसको पढ़ते हैं। अधिक प्रभावी स्थानिक, यानी आपको कंफ्यूजन है, अधिक प्रभावी स्थानिक तर्क प्रदर्शित करता है। मैं तो सवाल लाई हूं तो पता ही है, आओ फटाफट से समझते हैं दोनों मिलकर के। मैं भी ऐसे ही
प्रिटेंड करती हूँ कि हाँ हमें सबको मिलकर के समस्या है, इसको सॉल्व करते हैं। डिस्प्लेज मोर इफेक्टिव स्पेशल रीजनिंग, यानी बच्चा अधिक प्रभावी स्थानिक तर्क प्रदर्शित करता है। अब देखो ये स्पेशल रीजनिंग जो है इसका मतलब क्या होता है, आप गार्डनर की थियरी आपने पढ़ी होगी, चीजें कनेक्ट करते हैं, है ना, अच्छे टीचर का गुण कनेक्ट कर देता है चीजें एक से दूसरा टॉपिक। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहती है ना, फिर कॉपी भी करते हैं लोग उसको। चलिए आ जाइए, तो अगर मैं बात करूं आपकी स्पेशल रीजनिंग की यानी स्थानिक तर्क की, तो स्थानिक तर्क का मतलब क्या होता था? स्पेशल इंटेलिजेंस याद करो हार्वर्ड गार्डनर की थियरी में। स्पेशल इंटेलिजेंस या स्थानिक बुद्धि का मतलब होता है जिसको दिशाओं का ज्ञान हो। वो गूगल मैप वाली आंटी की स्थानिक बुद्धि अच्छी होती है अगर वो एक इंसान होती, तो वैसे भी होगी ही। तो स्थानिक तर्क की जब हम बात कर रहे हैं, यानी व्यक्ति अच्छा होगा डायरेक्शंस के साथ, यानी उसको अब दिशाएं समझ में आने लगी होंगी, है ना, कि इस तरफ से जाते हैं तो ये वाला रास्ता आ जाता है। मैप्स का थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा, दिशाओं का, मैप्स का, इन सब का बेसिक आइडिया होगा उसको, जिसमें स्पेशल रीजनिंग है। ये डेवलप होनी शुरू हो जाती है और ठीक ठाक स्थिति तक डेवलप हो जाती है 7 से 11 के बीच में ही, है ना, कि वो जो रिवर्सिबिलिटी आ जाती है ना, जिसको हम कहते हैं प्रतिवर्ती होती है जो सोच, रिवर्स कर पा रहा है कि स्कूल से घर, घर से स्कूल का रास्ता अब याद है 7 से 11 वर्ष के बच्चे को, है ना, कि अब वो स्कूल से घर, घर से स्कूल आ सकता है अगर बहुत ज्यादा दूर या कॉम्प्लेक्स रास्ता नहीं है तो ये स्पेशल रीजनिंग इसमें विकसित हो जाती है 7 से 11 में। तो ये भी कॉन्क्रीट की तरफ ही इशारा कर रहा है, ये एक एक्स्ट्रा बात है जो आपको सीखने को मिली होगी। ठीक, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही सही है, और तीनों किसके बारे में बात कर रहे हैं? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। थर्ड ऑप्शन के 7 से 11 वर्ष तीसरी स्टेज है प्याजे की। ये पहली है जन्म से 2 वर्ष सेंसरी मोटर, 2 से 7 प्री ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल है 11 एंड बियॉन्ड या 11 to 15। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा और समझेंगे कहानी क्या है। देखिए 5, दिमाग पता नहीं कहां है, फ्लो में चल रहा है। चलो असर्शन क्या है? अभिकथन और रीजन। द क्वांटिटी ऑफ थॉट्स ऑफ चिल्ड्रन इज द सेम एज अडल्ट्स एंड द क्वालिटी ऑफ थॉट्स इज डिफरेंट। यानी एक असर्शन है कि बच्चों के स्टेटमेंट है कि बच्चों के विचारों की मात्रा वयस्कों के समान होती है तथा विचारों की गुणवत्ता भिन्न होती है, यानी क्वालिटी इज डिफरेंट देन अडल्ट्स। जो बच्चों की थिंकिंग है, थॉट्स हैं, वो बड़ों से क्वालिटी में अलग होते हैं, क्वांटिटी या अमाउंट में सेम है ऑलमोस्ट। क्या मतलब है इस बात का? यानी बच्चा भी सोचता है, आप भी सोचते हैं, एक 24 साल के व्यक्ति और 4 साल का बच्चा भी सोचता है, लेकिन क्वालिटी अलग है थॉट की। जैसे हम कहते हैं भाई एक पेन की क्वालिटी इस दूसरे पेन से बिल्कुल अलग है। मतलब क्वालिटी का मतलब क्या है? क्वालिटी अलग है। आप अपने बच्चा 4 साल का बच्चा अपने टूटे हुए पेन के बारे में सोचता है और आप अपने टूटे हुए दिल के बारे में सोचते हैं 24 साल में। मतलब जरूरी नहीं है यही सोचते हैं, ये एग्जाम्पल है जो आपको याद रह जाता है, इसलिए मैं बार बार यूज करती हूँ। ठीक, बहुत ही मजाकिया एग्जाम्पल आ रहा था, फिर मैंने निशा को बख्श दिया। देखिए, और निशा अपने झड़े हुए बालों के बारे में सोचती है ना, और ये सेम ही समस्या है इस मौसम में मेरे साथ भी और सबके साथ, तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा दिल पे नहीं लेना। देखिएगा एक बार, तो अगर हम देखें द क्वांटिटी ऑफ थॉट्स ऑफ चिल्ड्रन इज द सेम एज अडल्ट्स एंड द क्वालिटी ऑफ थॉट्स इज डिफरेंट, यानी अमाउंट काइंड डिफरेंट है, प्रकार अलग है चिंतन का या थॉट्स का, अमाउंट तो सेम ही है। बच्चा भी सोच रहा है, आप भी सोच रहे हैं, आपके भी दिमाग में 50 थॉट आते हैं, उसके भी आते हैं। ठीक है, तो ये बात तो ट्रू है, ये असर्शन ट्रू है। रीजन क्या है? द स्टेजेस ऑफ जीन प्याजेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट लिखना चाहिए था। द स्टेजेस ऑफ जीन प्याजे आर यूनिवर्सल एंड इनवेरिएंट, यानी जो स्टेजेस हैं प्याजे की वो सार्वभौमिक हैं तथा अपरिवर्तनीय हैं, यानी सारी दुनिया के बच्चों के लिए सेम ही रहेंगी। बात सही है या नहीं है? बताओ फटाफट से। पहला ऑप्शन है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, या फिर ए इज ट्रू बट आर इज नॉट। देखो ये बात सही है कि अडल्ट्स की थॉट डिफरेंट होता है। ये कह रहे हैं स्टेजेस ऑफ जीन प्याजे आर यूनिवर्सल एंड इनवेरिएंट, मतलब बात चल रही है कि जो आपकी थॉट थिंकिंग की क्वालिटी है बड़ों की, वो छोटों से यानी बच्चों से क्वालिटी में या काइंड में अलग होती है, अमाउंट में या क्वांटिटी में सेम रहती है। ये बात सही है। इसका रीजन क्या दिया है? द स्टेजेस ऑफ जीन प्याजे आर यूनिवर्सल एंड इनवेरिएंट। अब हमारे 3 स्टेप की प्रोसेस रहती है ये असर्शन रीजन के क्वेश्चन में। क्या ए सही है? हाँ ए सही है। क्या बी सही है? द स्टेजेस ऑफ जीन प्याजे आर यूनिवर्सल, यूनिवर्सल स्टेजेस दुनिया के हर बच्चे के लिए सेम रहेंगी। बात तो सही है। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, इसी सीक्वेंस में चलेंगी हर बच्चे के लिए, चाहे वो पाकिस्तान का बच्चा हो, कजाकिस्तान का हो, अमेरिका का हो, यूरोप का हो, भारत का हो, कहीं का भी हो, सबके लिए सेम है। कल्चर पे प्रभाव, कल्चर का उस तरह से प्रभाव इन्होंने दिखाया ही नहीं है। बात तो सही है। तो ए भी सही है और आर भी सही है। अब हमारा आता है तीसरा स्टेप,
अगर ये 3 स्टेप हम ठीक से फॉलो कर रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन गलत नहीं होते। पहला स्टेप भी सही है, दूसरा स्टेप भी सही है, क्या ये दोनों एक दूसरे के लिए सही है, अब ये चेक करना है हमें कि आर ए के लिए सही है या नहीं है। तो द स्टेजेस, ये स्टेजेस यूनिवर्सल हैं, ये कह रहे हैं भाई साहब, अच्छा ठीक है, लेकिन ए क्या कह रहा था, ए कह रहा था क्वांटिटी अलग है, थॉट से, थॉट्स की जो क्वालिटी है वो अलग है, क्वांटिटी सेम है। तो आर तो मैच ही नहीं कर रहा है, को ए में कुछ और बात हो रही थी, आर में कुछ और बात हो रही थी, यानी दोनों अपनी अपनी जगह सही है बट एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है देखते हैं, कवि की क्या इच्छाएं हैं पूछने की। क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़े से लेंदी हैं प्याजे क्वेश्चन और बनवाए भी गए हैं स्पेशली, देखना एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 है, वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे is dash which refers to the tendency to focus on one aspect of a situation and neglect others। यानी जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की एक मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और अन्य की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। यानी बच्चे का ध्यान जो है वो इस मग के सिर्फ हाइट पे है या फिर इसकी विड्थ पे है, दोनों पे नहीं है। यानी बच्चा किसी एक चीज पे ज्यादा ध्यान देने के चक्कर में दूसरी चीज भूल जाता है। जैसे 2 बच्चे हैं यदि, और वो मान लेगा जिसकी हाइट ज्यादा है वो बड़ा है एज में, मतलब उसका सारा ध्यान है, हमें बचपन में सबको ऐसा ही लगता था ना, जिसकी हाइट ज्यादा है वो बड़ा है, मतलब हमारा ध्यान सेंटर्ड है सिर्फ एक पहलू पे। तो ये सेंट्रेशन कहलाता है कि एक ही सिचुएशन में, कॉजेशन तो होता है कॉज एंड इफेक्ट, है ना, कि धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं, ये कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है जो प्रॉपर्ली आता है 7 से 11 में। शुरुआत हो जाती है, बहुत ही अच्छा नहीं होता बट 2 से 7 में, लेकिन 7 से 11 में आ जाता है कॉजेशन। डिसेंट्रेशन यानी अलग अलग एस्पेक्ट देख पाना, जैसे अब आप हाइट भी देख पा रहे हैं, अब आप देख रहे हैं अच्छा हाइट ज्यादा हो सकती है फिर भी व्यक्ति बड़ा या छोटा हो सकता है, हाइट से ही बड़े नहीं होते। या फिर हम ये कह रहे हैं, जो क्लासिक एग्जांपल है प्याजे का कि 2 बीकर हैं, एक पतला है एक चौड़ा है, और चौड़े बर्तन में पानी कम आएगा क्योंकि उसकी हाइट ज्यादा कम है। ऐसा ही सोचेगा बच्चा जब वो ये समझने लगे कि इसको पानी को चाहे इसमें डालो या इसमें डालो क्वांटिटी सेम ही रहेगी, डिसेंटर कर पा रहा है। ट्रांसडक्शन होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष में, जब बच्चे को लगता है कि 2 अनरिलेटेड इवेंट्स को जोड़ दिया उसने, है ना, कि कहीं पे बिजली कड़की और आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आई, ये दोनों चीजें रिलेटेड हैं, भगवान जी ने ये काम करके जो है बिजली घर में आ गई है। ये एकदम अनरिलेटेड इवेंट्स हैं, एकदम इलॉजिकल हैं, लेकिन ट्रांसडक्टिव रीजनिंग में ऐसा होता है। ठीक है, तो सेंट्रेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो सेंट्रेशन इज द राइट आंसर। केंद्रीकरण के सिर्फ किसी भी एक सिचुएशन के एक ही एस्पेक्ट पे, एक ही पहलू पे फोकस करना, कि इसकी हाइट ही देखना, सिर्फ बीकर की चौड़ाई नहीं देखना, या बच्चे की हाइट के हिसाब से उसको बड़ा और छोटा मान लेना, बाकी पहलू वो कब जन्म हुआ था, क्या स्थिति है, ये सब नहीं देखना। देखो 4 एलिमेंट जो होते हैं पियाजे की थ्योरी में, उस पे आएंगे अभी। MESE होता है, वैसे मैं लिख भी देती हूं, अभी आप ये वाला क्वेश्चन कर लो फिर बताती हूं, फटाफट से बताओ। क्वेश्चन नंबर 7, 4-year-old Aparna says that a button is alive because it helps tie her shirt together. According to Jean Piaget, her thinking is characterized by what? यानी 4 वर्षीय अपर्णा कहती है कि बटन जीवित है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच क्या दर्शाती है? बटन जीवित है, यानी निर्जीव चीज को, यानी ये मान लीजिए ये बटन है, उसको लग रहा है बटन जीवित है, तो निर्जीव चीज को सजीव मानता है बच्चा। पेन गिर गया तो उसको चोट लगी होगी, यानी लिविंग को नॉन लिविंग मानता है बच्चा, सॉरी उल्टा बोल दिया, नॉन लिविंग को लिविंग मानता है। ठीक, तो ये होती है एनिमिस्टिक थिंकिंग, और 4 साल की बच्ची है तो 2 से 7 वर्ष में ही होती है एनिमिस्टिक थिंकिंग, स्पेशली 2 से 4 के बीच में। ठीक, तो ये सजीव चिंतन है, सजीववादी चिंतन है। ट्रांसडक्टिव तो 2 अनरिलेटेड इवेंट्स को एक साथ जोड़ देना कि मेरी बॉल भी गोल है, चंदा मामा भी गोल है, चंदा मामा मेरी बॉल जैसे हैं, ये एकदम 2 अनरिलेटेड बातों को जोड़ देना कहीं से भी। ठीक, सेंट्रेशन होता है किसी भी एक पहलू पे ही ध्यान देना। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग तो 11+ ईयर्स में आएगी, बहुत ही हाई लेवल थिंकिंग हो गई। तो सेकंड ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर। निर्जीव को सजीव समझ रही है बच्ची जो है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, एज पर जीन पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट which of the following ability distinguishes concrete operational thinking from pre-operational thinking? यानी जो concrete operational thinking आपको पता है 7 से 11 वर्ष, इससे प्री ऑपरेशनल से ये कैसे अलग है 2 से 7 वर्ष। ठीक, SPCF में P पहले आएगा फिर C आएगा। इन दोनों में की डिफरेंस क्या है थिंकिंग में?
कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेस, तो सेंसेस की बात तो जन्म से 2 में हो जाती है। डिसेंटरिंग, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग तो अभी 11+ ईयर्स में आएगी, इसका तो कोई काम ही नहीं है, इसका भी कोई काम नहीं है। ऑब्जेक्ट परमानेंस 0 to 2 ईयर्स में आ जाती है कि आपके सामने कोई चीज है, बच्चे के सामने जो खिलौना नहीं है वो उसके लिए भी रो पाएगा, उसे भी ढूंढेगा, यानी वस्तु स्थायी हो गई है दिमाग में, ठीक। लेकिन डिसेंट्रेशन है जो मुख्य रूप से अलग करता है प्री ऑपरेशनल और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल को, यानी पूर्व संक्रियात्मक और मूर्त संक्रियात्मक को। डिसेंटर करने का मतलब है कि अब बच्चे को ये समझ आ जाता है कि शेप और साइज चेंज होने पे क्वांटिटी सेम रहती है, यानी अगर आप इस पतले बर्तन से इस चौड़े बर्तन में डालते हैं कोई चीज तो क्वांटिटी सेम ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि 2 रुपए के 5 सिक्के ज्यादा हो गए 10 रुपए के नोट से, वो अलग अलग पहलू किसी चीज के देख पाएगा। तो डिसेंट्रेशन जो है वो मुख्य क्वालिटी है जो दोनों स्टेज की थिंकिंग को डिफरेंशिएट जिसकी वजह से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा और बताइएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 पे एकदम लास्ट में आएंगे, ठीक। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे रोल ऑफ द टीचर इज टू, यानी जीन पियाजे के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप फंसेंगे, ध्यान से जवाब दीजिएगा। आप ए है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू क्रिएट डिसइक्विलिब्रियम, असंतुलन पैदा करने के अवसर प्रदान करना। पता नहीं हमें, तो आप देखिए। बी ऑप्शन है यूज मेथड्स दैट रिक्वायर डिस्कवरी एंड कंस्ट्रक्शन, यानी उन तरीकों का उपयोग करना जिनमें खोज और निर्माण की आवश्यकता होती है, यानी बच्चा एक्टिव है यहां पे भी। फिर आता है थर्ड ऑप्शन फोकस ऑन प्रोडक्ट रेदर देन प्रोसेस। ये कहना गलत है क्योंकि प्रोसेस पे हमें प्रक्रिया पे फोकस करना होता है, प्रोडक्ट तो फाइनल प्रोडक्ट हो गया, और लर्निंग क्या है, प्रोसेस है एक, है ना। या जितनी भी हम बात कर रहे हैं सोशलाइजेशन की, डेवलपमेंट, ये सब प्रोसेसेस ही तो हैं, ठीक है। बात सही है या नहीं? आज ऐड बहुत आ रहे हैं, वो तो यार बाय डिफॉल्ट आ रहे होंगे, उसमें किसी का क्या ही रोल है। मैम यू रिपीट योर शर्ट, रिपीट भर भर के तब तक पहना जाता है एक कपड़ा जब तक उसका दम ना निकल जाए, है ना। देखो एक बार, देखो एक बार कपड़े, देखो इधर आ जाओ। डी ऑप्शन है गिव लेक्चर्स टू स्टूडेंट्स फॉर ईज ऑफ लर्निंग, सीखने में आसानी के लिए छात्रों को व्याख्यान देना। फटाफट से बताओ। गिव लेक्चर टू स्टूडेंट्स फॉर ईज ऑफ लर्निंग, आसानी के लिए क्या कर रहे हैं आप, लेक्चर दे रहे हैं बच्चों को। तो क्या ये बात सही लग रही है? देखो लेक्चर को, डायरेक्ट लेक्चर को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मानते प्याजे कि दिमाग में भर दो, ये वैसा ही हो गया जो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन टाइप। और चारों ऑप्शन चूज करने का ऑप्शन है हमारे पास, बट चारों सही नहीं है क्योंकि ये प्रोडक्ट वाली बात तो गलत होगी। फाइनल प्रोडक्ट थोड़ी है लर्निंग, तो अभी सीखना की प्रक्रिया है सीखने की। देखो यहाँ पे बी तो सही है, ए भी सही है। अब कैसे सही है अभी मैं समझाऊंगी, अभी आपको लग रहा होगा क्या बोल रही हूँ, बहुत स्मार्ट हो रहे हो। देखो एक बार, तो यहां पे क्या, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू क्रिएट डिसइक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम का मतलब है चैलेंज क्रिएट करना। बच्चे के लिए उन्होंने डायरेक्ट डिसइक्विलिब्रियम शब्द नहीं यूज किया है, बट सेंस वही है, चैलेंज क्रिएट करना, यानी ऐसे अवसर प्रदान करो जहां बच्चा चैलेंज हो, जहां उसका दिमाग लगे कि अरे यार, ये जैसे आज आप क्वेश्चंस कर रहे हैं कि क्या ये सही है या नहीं, अच्छा इसमें क्या होगा, वो अपनी थिंकिंग को एक डिसइक्विलिब्रियम में डाल रहा है। एकोमोडेशन और एसिमिलेशन के बीच में कहीं स्थिति बन रही है, पुराना समझ नहीं आ रहा, अच्छा दोनों दिमाग पे जोर डल रहा है, अडेप्ट करने की कोशिश करेगा। तो उससे क्या होगा, उसका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, उसका स्कीमा अपडेट होगा, बेहतर होगी समझ, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेहतर होगा, उसकी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अटेंशन, मेमोरी, परसेप्शन, ये सब एक साथ काम में आएंगे। जब भी चैलेंजिंग सिचुएशन होती है तो ब्रेन डेवलप होता है ना, मतलब पढ़ने के सेंस में। तो जब आप 9th से 10th में जा रहे हैं तो चैलेंजिंग मिल रही है ना सिचुएशन, तो हर बार डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो रहा है। इक्विलिब्रियम क्या है, जो दिमाग में है और जो बाहर है, यानी जितना आपको आता है उसी तरह के क्वेश्चंस आप कर लेते हैं, बात बराबर होगी। जबकि टीचर को क्या करना है, ऐसी सिचुएशन देनी है जहां थोड़ा सा चैलेंजिंग, जिस लेवल पे बच्चा है उससे हल्का सा ऊपर, जिससे वो चैलेंज महसूस करे और जहां जरूरत हो फिर हेल्प भी हो, तो वो खुद पहुंच जाए सही बात तक। तो ओनली ए एंड बी आर ट्रू, बाकी के दोनों जो हैं वो सही नहीं है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम की हम बात करते हैं, ये जो 4 एलिमेंट्स हैं पियाजे की थियरी में, मैचुरेशन का मतलब है हेरिडिटी या जेनेटिक्स। तो पियाजे कह रहे हैं बायोलॉजी महत्वपूर्ण है, जैविकता महत्वपूर्ण है, मैचुरेशन इज हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी, यानी आपकी आनुवंशिक क्षमताओं का समय के साथ अनफोल्ड होना मैचुरेशन है ना। तो अनफोल्ड होना कैसे, आपके दांत समय के साथ निकलते हैं, आप तो खुद से नहीं निकालते हैं। बच्चे के हाथ पैर तो जन्म से होते हैं, लेकिन क्या वो चलना जन्म से सीख सकता है? नहीं। मैचुरेशन यानी जब परिपक्वता आएगी तब सीखेगा। तो मैचुरेशन बाय डिफॉल्ट होती है ना। लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल, या लड़कों में जो प्यूबर्टी में जितने भी चेंजेस आ रहे हैं वो बाय डिफॉल्ट अपने आप हो रहे हैं ना, अनफोल्ड हो रहे हैं। हेरिडिटी में कोडिंग है, जेनेटिक मेकअप है जो समय के साथ अनफोल्ड होगा। तो पियाजे कह रहे हैं कि जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट है, हेरिडिटी इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है आपके विकास के लिए, आपके दिमाग के विकास के लिए। एज के अकॉर्डिंग समझ आपकी बेटर होती है या बेहतर होती है। जो 7 से 11 में लॉजिक आ रहा है वो शायद जन्म से 2 वर्ष में नहीं आएगा, शायद क्या आएगा ही नहीं, ठीक।
तो ऑब्जेक्ट परमानेंस इस एज में, जो भी एज की बात कर रहा है इसका मतलब वो हेरिडिटी को महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं मान रहा है। फिर आती है यहाँ पे बात एक्सपीरियंस की, यानी अनुभव। बच्चे को एक्टिविटी कराओ, एक्सपीरियंस का दूसरा मतलब यहाँ अनुभव से हो सकता है। ठीक, एक्टिविटी यानी सक्रिय रखिए बच्चे को, एक्टिविटी कराइए। फिर आता है सोशल एक्सपीरियंस। तो सोशल एक्सपीरियंस को बिल्कुल जीरो नहीं कर दिया है, महत्व दिया है इसको भी, लेकिन हाँ वाइगॉस्की जितना नहीं कि बच्चा समाज में या लोगों में, ठीक है, वो अपना एक अनुभव लेगा और अपनी एक समझ बनाएगा। फिर आता है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये है संतुलन जिसकी अभी बात हो रही थी, है ना, संतुलन। इस संतुलन में ही आता है आपका अडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन की प्रक्रिया, कि आपके ब्रेन में जो जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको आप ऑर्गेनाइज करते जाते हैं। ये 4 फैक्टर्स हैं, 4 स्टेजेस, इन्हीं पे बाद में बेस्ड हैं, ठीक है ना। कहीं होगा भी यही, 1 मिनट में आपके सामने ये दिखा भी देती हूँ। ओके फाइन, यहाँ पे तो नजर नहीं आ रहा हमको, 1 मिनट रुको। चलो कोई नहीं, ऐसे ही यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। तो एक तरफ अडेप्टेशन है जिसको अनुकूलन कहते हैं, कि आप एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करते हैं। अडेप्ट कब करेंगे, चैलेंजिंग सिचुएशन तो आनी चाहिए ना। तो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। एसिमिलेशन है कुछ नया ऐड करना एग्जिस्टिंग स्कीमा में, एकोमोडेशन है मॉडिफाई करना, जब चीजें नए स्कीमा में फिट नहीं हो रही। तो मॉडिफिकेशन होगा जब चैलेंज सामने आएगा बच्चे के। तो और ऑर्गेनाइजेशन तो सिंपल है, ब्रेन में आपने चीजों को ऑर्गेनाइज किया हुआ है, ये सीडीपी का कॉन्टेंट, ये इसका, ये उसका, ठीक, ये 4 फैक्टर्स हैं। ठीक, तो यहाँ पे आंसर ओनली ए एंड बी बनता है कि जब डिसइक्विलिब्रियम, असंतुलन की स्थिति पैदा होगी, जो दिमाग में और जो बाहर क्वेश्चन है दोनों मैच नहीं हो रहे, तो थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालोगे, एकोमोडेट करोगे, चेंज करोगे, प्रीवियस को मॉडिफाई करोगे, तो बेहतर से आपकी लर्निंग होगी। तो ए एंड बी दोनों ही सही हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10, फटाफट से जवाब दीजिएगा। ये कहता है पियाजे हैज अज्यूम्ड दैट ऑल चिल्ड्रन गो थ्रू द सेम सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट बट एट डिफरेंट रेट्स। यानी सीक्वेंस सेम है। सीक्वेंस बोले तो SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल, सारी दुनिया के बच्चों के लिए सेम है, ठीक है, सीक्वेंस सेम है बट एट डिफरेंट रेट्स। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दर सेम हो, स्पीड ऑफ डेवलपमेंट या रेट ऑफ डेवलपमेंट या पेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की दर भिन्न होती है, विकास के चरण सेम होते हैं। समझ पा रहे हो बात को। तो अगर हम देखें विकास की स्टेजेस यानी डेवलपमेंटल स्टेजेस जो हैं वो यूनिवर्सल हैं, लेकिन रेट इज डिफरेंट। एक 1.5 साल का बच्चा हो सकता है दौड़ने मतलब चलने लगा हो, बोलने जल्दी लगा हो। दूसरा बच्चा हो सकता है जो अभी 1.5 साल में ठीक से नहीं चल पाता है या बोलना भी उतना इफेक्टिवली शुरू नहीं किया। तो रेट में अंतर हो सकता है लेकिन स्टेज सेम है। ये बात तो सही है। देयरफॉर टीचर मस्ट प्लान एक्टिविटीज। कैसी एक्टिविटीज प्लान करे टीचर? आउटसाइड द क्लासरूम, इनसाइड द क्लासरूम, फॉर इंडिविजुअल चिल्ड्रन एंड स्मॉल ग्रुप्स, नॉट जस्ट फॉर द होल क्लास। यानी व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखे टीचर, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखे, क्योंकि बच्चों में विभिन्नता होती है। हर एक बच्चा सेम स्टेज में होने के बावजूद सेम गति से सीखेगा, ये जरूरी नहीं है। बात सही है नहीं? तो थर्ड ऑप्शन सही है। अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द करिकुलम, करिकुलम नहीं बच्चे की नीड्स के हिसाब से करिकुलम डिजाइन होता है, ना कि उल्टा। तो थर्ड ऑप्शन ही यहाँ बच्चे के पक्ष में है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11, देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11। ये तो आया हुआ क्वेश्चन है और फटाफट से इसको तो आप जल्दी से जवाब देंगे, इसमें समय मैं आपको नहीं दूंगी। आफ्टर गेटिंग आउट इन द गेम ड्यू टू द रोप गेटिंग स्टक इन हर लेग व्हाइल जंपिंग, आरू सेज दैट द रोप डेलिबरेटली गॉट हर आउट। At what stage of Jean Piaget's theory of cognitive development do children reason like this? यानी एक बच्ची आरू जो रस्सी कूदना होता है ना, तो वो रोप स्किपिंग कर रही थी, खेल रही थी और वो पैर में रस्सी अटक गई, गिर गई वो, और उसने कहा कि इस रस्सी ने मुझे जानबूझ करके चोट मारी है। मतलब निर्जीव को सजीव समझ रही है। रस्सी खुद से चोट कैसे मारेगी, है ना? कोई जादू मंत्र थोड़ी फूंक दिया है किसी ने, फूंका भी हो तब भी कैसे मारेगी? मतलब हम तो निर्जीव मान रहे हैं ना, नॉन लिविंग है रस्सी। तो अब बच्चे को नॉन लिविंग चीज लग रही है कि लिविंग है, ये जान के किया है इसने, जो कि जान के नहीं करेगी। ये माउस अपने आप उठ के यहाँ नहीं आ जाएगा, वो भूत वाली मूवीज में उड़ने लगे बात अलग है, या डोरेमोन उड़ा दे अपने किसी गैजेट से, नॉर्मली नहीं आएगा क्योंकि ये नॉन लिविंग है। तो ये एनिमिस्टिक थिंकिंग है। क्या है? माइंड ब्लोइंग क्वेश्चंस मैम, थैंक यू, बढ़िया समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ, हम सेंसिबल क्वेश्चंस, भाई हमारी टीम की भी इसमें पूरी मेहनत रहती है और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि सेंसिबल क्वेश्चंस आए। ऐसा नहीं है कि नए क्वेश्चन के चक्कर में कुछ भी टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन या जरूरत से ज्यादा फालतू डिफिकल्टी जिसमें कोई जो ऐसा पूछा ही नहीं जाएगा। तो डिफिकल्टी लेवल भी एकदम मॉडरेट रहे, मतलब इस तरह का जिस तरह का पूछा जाता है उससे थोड़ा बहुत ऊपर, और पैटर्न वही रहे, वो भटके नाम सिलेबस से। देखो, तो बच्ची रस्सी से आउट हो गई, ये तो आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब आउट हो गई यानी एनिमिज्म, उसको लग रहा है रस्सी ने खुद से आउट किया उसको, यानी रस्सी जो है निर्जीव नहीं है, सजीव है। सजीववादी चिंतन, सजीववादी चिंतन सिंपल प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। इसमें प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है निर्जीव को सजीव समझना, नॉन लिविंग को लिविंग समझना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, 12 पे आए ना, हम 11 था ना वो। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा और बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है जीन पियाजे बिलीव दैट नॉलेज इज, यानी जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान,
क्या, ज्ञान क्या, इनेट एंड गिवन रेदर देन एक्वायर्ड थ्रू इंटरेक्शंस, यानी इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन भी हो सकता है, नॉर्मल एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्शन भी हो सकता है, पेड़ पौधों से भी इंटरेक्शन हो सकता है, बच्चा इंटरेक्शन के थ्रू ज्ञान को अर्जित करता है। ये बात पियाजे कह रहे हैं, लेकिन ये नहीं कहा उन्होंने कि इनेट है, किसी ने भर दिया है दिमाग में पहले से। समय के साथ आप ज्ञान का सृजन करोगे, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करोगे। बेशक मेच्योरिटी से, बायोलॉजी से, हेरिडिटी से, जेनेटिक्स से क्षमता मिल गई है आपको, लेकिन वो सृजन तो खुद ही करना पड़ेगा। अगर मैं अपनी क्षमताओं का यूज ही ना करूं तो फिर कहां से बुद्धिमान व्यक्ति बन पाएगा, यानी उसका संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव स्किल्स कैसे बेहतर होंगी यदि वो, आप अच्छी किताबें नहीं पढ़ रहे, अच्छे लोगों में नहीं बैठते, कुछ डिस्कशन, डिबेट, चर्चा कुछ नहीं करते, बस रट करके, और एक आपका ख्वाब है बस नौकरी मिल जाए, उससे ज्यादा कुछ ना सोचना, ना दोबारा कभी किताब उठा के देखना। बहुत सारे लोग तो इस तरह के भी मिल जाएंगे। तो फिर वो जो क्षमता आपको मिली थी बायोलॉजी से, वो अनफोल्ड ही नहीं होगी, वो बाहर निकल कर ये ही नहीं आएगी। ये कोई इनेट थोड़ी है कि किसी ने हाथ रखा सर पे और चमत्कार हो गया और सारी बुद्धि एक साथ आ गई, या वो रोबोट की तरह किताब पढ़ ली एक बार में ऐसे ऐसे करके, है ना। तो इनेट तो नहीं होती, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हो, ज्ञान का एक्टिव सृजन किया जाता है, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट किया जाता है एक्टिविटी करके, डिसइक्विलिब्रियम चैलेंज करके, ये सब करके। सेकंड ऑप्शन है को कंस्ट्रक्टेड इन, पहली बार में क्वेश्चन सारे थोड़ी समझ आ जाते हैं, आप चैलेंज करते हो खुद को, हर बार नई सिचुएशन में डालते हो, और डिफिकल्ट, फिर समझते हो जहां समझ नहीं आया, ऐसे कर रहे हो आप नॉलेज को कंस्ट्रक्ट, ऐसे थोड़ी कि किसी ने भर दिया दिमाग में, ठीक। तो को कंस्ट्रक्टेड इन इंटरेक्शंस विद मोर नॉलेजेबल अदर, ये तो वाइगॉस्की की बात है, एमक्यू, पियाजे तो करते नहीं है ये वाली बात। अ विजिबल बिहेवियरल चेंज दैट कैन बी मेजर्ड विद रिलायबिलिटी, देखो व्यवहार में परिवर्तन जिसको मापा जा सके, ये व्यवहारवादी लोग बात करते हैं, स्किनर जैसे, थॉर्नडाइक जैसे, पैवलव जैसे, है ना, कि माप सकते हो आप, व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। जरूरी नहीं है व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम हो, कई बार आपको चीजें आती होंगी और आप नहीं प्रदर्शित करना चाह रहे हो, मन नहीं है बच्चे का आज पेपर में लिखने का, आता है उसको टॉपिक, तो क्या वो लर्निंग नहीं हुई? लर्निंग तो हो गई है उसको। तो ये बेसिकली व्यवहारवादी थॉट है, रचनावादी नहीं है। पियाजे बिल्कुल इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, बिहेवियरिस्टिक थॉट है, कंस्ट्रक्टिविस्ट नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइल्ड रेदर देन बीइंग पास्ड पैसिव फ्रॉम द एनवायरमेंट, ये बात एकदम सही है। जहां बच्चा एक्टिव है 99.9% केसेस में पेडागोजी में आप सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे, ठीक। यानी पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित होता है ज्ञान। जब आप खुद को चैलेंज करते हैं, नई नई चीजें पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, अभी जैसे जिन टॉपिक्स में आपको दिक्कत है उनको फिर से समझ रहे हैं, नए तरीके से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, नए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो ये ऐसा थोड़ी कि पैसिव बैठे हैं, एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कोई भर थोड़ी जाएगा दिमाग में। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, भाई बच्चा तो लिटिल साइंटिस्ट है ना, नन्हा वैज्ञानिक, एक्टिवली आप नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, बात सही है नहीं है? आंटी जी कैसी हैं? बेटर हैं, बट थोड़ी सी उनको दिक्कत आजकल चल रही है। बहुत बढ़िया सोनू। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, अ चाइल्ड रियलाइजेस दैट अ फोर लेग्ड एनिमल दैट नेज कैन नॉट फिट इनटू हर एग्जिस्टिंग स्कीमा ऑफ डॉग। ये नेज का मतलब है यहाँ पे हिनहिनाना, जैसे कि घोड़ा करता है, चार घोड़े की बात हो रही है, हॉर्स की बात हो रही है। अ चाइल्ड रियलाइजेस दैट अ फोर लेग्ड एनिमल, चार पैरों वाला एक एनिमल है, पशु है, जो ने करता है यानी वो हिनहिनाता है, कैन नॉट फिट इनटू हर एग्जिस्टिंग स्कीमा ऑफ डॉग। अब उसको ये समझ नहीं आ रहा है ये डॉग तो नहीं है, बट ये है कौन, क्योंकि डॉग तो बात करेगा, भौंकेगा। What process will she undertake to fit this new information into her schemas? अब उसको अपने स्कीमा में, अपने दिमाग में, अपने प्रीवियस एग्जिस्टिंग जो भी नॉलेज है, उसकी वर्तमान ज्ञान है, उसमें फिट करने के लिए कौन सी प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा? डिसइक्विलिब्रियम प्रोसेस थोड़ी है फिट करने की, ये डिसइक्विलिब्रियम तो तब हुआ जब वो मिसमैच हो गया कि जो उसके दिमाग में है डॉग और जो बाहर देख रही है हॉर्स, वो दोनों मैच नहीं हो रहे हैं, डिसइक्विलिब्रियम हुआ। लेकिन यहां पे ये पूछ लिया होता कि इसको क्या कहेंगे, तो कहते डिसइक्विलिब्रियम। पूछा क्या है, देखो कोई भी क्वेश्चन में पूछा क्या है वो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक से अगर हम क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे तो हम गलती कर रहे हैं, 90% प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है जब आप ध्यान से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। पेडागोजिकल क्वेश्चंस पढ़ने पे ही पूरा खेल हो जाता है। शी अंडरटेक टू फिट दिस न्यू इंफॉर्मेशन इनटू हर स्कीमास। अब उसको अपने स्कीमा में, अपने दिमाग में फिट करने के लिए कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग करना पड़ेगा। ये नहीं पूछा कि क्या हुआ है, डिसइक्विलिब्रियम हुआ है, ये नहीं पूछा है। पूछा क्या है, संतुलन यानी डिसबैलेंस नहीं, बैलेंस में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एकोमोडेट करना पड़ेगा, नई इंफॉर्मेशन को फिट करने के लिए मॉडिफाई करना पड़ेगा, प्रीवियस स्कीमा में परिवर्तन लाना पड़ेगा, क्योंकि जो नई इंफॉर्मेशन है वो जस्ट एज इट इज ऐड नहीं हो पा रही है। एसिमुलेशन होता है एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन, एग्जिस्टिंग स्कीमा में कुछ ऐड कर लेना, फिट इन कर लेना एग्जिस्टिंग में ही, लेकिन यहां पे चेंज करना पड़ेगा नई इंफॉर्मेशन की बेसिस पे। होम्योस्टेसिस भी बैलेंस की स्थिति होती है, इसकी बात हल ने की है, इन्होंने नहीं की है, पियाजे ने, CH हल, क्लार्क हल करके उनकी थियोरी है, तो ड्राइव रिडक्शन की, उसका यहाँ कोई यूज नहीं है आपके सिलेबस में। समायोजन इज द राइट आंसर। अब समायोजन करना पड़ेगा, जब जस्ट ऐड करना पड़े तो आत्मसातीकरण। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा,
क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 14? फटाफट से जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है इन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट व्हाट इज द गोल ऑफ द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज आपको पता है 7 से 11 वर्ष की अवस्था है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का लक्ष्य क्या है, ये पूछा है। 7 से 11 लॉजिक पहली बार यही आता है। ऑपरेशनल थॉट, एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त चिंतन, यानी जो चीजें सामने नहीं है, एक एब्स्ट्रैक्ट है दूसरा कॉन्क्रीट है। कॉन्क्रीट वो ये माउस ये पेन मैं आपके सामने हूं, मतलब लिटरली नहीं बट आप देख पाते हैं, है ना, टच फील देख पाते हैं इंसान को या माउस को। मान लीजिए जो आपके फोन, जिस फोन पे आप देख रहे हैं वो फोन कॉन्क्रीट है, लेकिन आपसे कहा जाए प्रेम पे आपके विचार बताइए कैसा महसूस होता है, वो थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट है, शायद आप एग्जैक्ट बता भी ना पाए, थोड़ा अमूर्त हो गया। ऑनेस्टी अमूर्त हो गई। ऐसे कॉन्सेप्ट, बिटकॉइन अमूर्त हो गया। मूर्त थोड़ी जिसको टच फील कर लोगे डायरेक्ट। आइडियाज की जब हम बात कर रहे हैं तो कई बार अमूर्त होते हैं, और अमूर्तता पे चिंतन होता है 11 साल के बाद, यानी आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल में, ना कि कॉन्क्रीट में। तो ये तो ऑप्शन हट गया। ऑब्जेक्ट परमानेंस तो जन्म से 2 में ही आ जाती है, वस्तु स्थायी, तो ये भी हट गया। सिंबॉलिक थॉट ये भी 2 से 7 वर्ष में हो जाता है कि आप हैरी पॉटर की झाड़ू पे या शक्तिमान बन रहे हैं। आप शक्तिमान बनने ही जा रहे हैं, बस सिंबॉलिक है ना। कई बार जब आप ईश्वर की पूजा भी कर रहे हैं, कोई मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं वो सिंबॉलिक है। डायरेक्ट ईश्वर थोड़ी आए, वो बना के तो किसी व्यक्ति ने दी है। तो सिंबॉलिक मतलब यहाँ पे जैसे सिंबल्स के माध्यम से सीखना, ABCD के माध्यम से चाहे आप सीख रहे हो, वो भी लैंग्वेज भी सिंबॉलिक है। अगर हम बात कर रहे हैं आपकी और सिंबॉलिक क्या, जो हैरी पॉटर की झाड़ू है उस पर बैठ के एक बच्चा उड़ने की कोशिश कर रहा है, सिंबॉलिक है। घोड़ा बना करके पिताजी को बैठ करके उनके ऊपर चलाने की कोशिश कर रहा है, सिंबॉलिक है। कॉमन एग्जांपल्स। लेकिन ऑपरेशनल थॉट यहां पे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, देखिए ऑपरेशनल जो वर्ड है वो यूज ही पियाजे की थ्योरी में इसलिए होता है, ऑपरेशनल का मतलब है लॉजिक। तो संक्रियात्मक चिंतन या लॉजिकल थिंकिंग, ऑपरेशन का मतलब क्या है, लॉजिक, तर्क आ गया बच्चे में पहली बार। इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव क्या होता है, एग्जाम्पल टू रूल जाना। आगमनात्मक चिंतन, निगमनात्मक बोलते हैं आई थिंक, जो भी बोलते हैं हिंदी में, यानी उदाहरण से नियम की ओर जाना। तो लॉजिक आ गया, ऑपरेशनल स्टेज में लॉजिक आ जाता है। प्री ऑपरेशनल, इसीलिए स्टेजेस का नाम क्या है, प्री ऑपरेशनल। तो प्री का मतलब अभी ऑपरेशन नहीं आया, लॉजिक नहीं आया। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, हाँ लॉजिक आ चुका है, ठीक। फॉर्मल ऑपरेशनल मतलब ऑपरेशंस अब फॉर्मली एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे भी आ गए, अमूर्त अवधारणाएं भी आ गई हैं, ठीक। तो ये एक बात हुई। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 15। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है द साइकोलॉजिस्ट हु डिस्कवर्ड दैट चिल्ड्रंस परसेप्शन ऑफ रियलिटी इज नॉट लर्न्ड फ्रॉम अडल्ट्स बट इज कंस्ट्रक्टेड। यानी एक कौन से वो मनोवैज्ञानिक है जो कह रहे हैं कि जिसने ये पता लगाया कि बच्चों की जो वास्तविकता है, उनकी रियलिटी है, उनकी दुनिया है, वो वयस्कों से सीखी या दिमाग में भरी नहीं जाती कि पापा को देखा यही दुनिया भर ली। वो अपनी समझ का निर्माण खुद से करते हैं। मोनिका कल से होगी मैथ्स की क्लास आपकी। यानी बच्चे एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज हैं, बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं। वो एक्टिविटी करके, वो लिटिल साइंटिस्ट हैं, नन्हे वैज्ञानिक हैं, अपनी समझ अपनी गलतियां करके बनाते हैं या अपनी एक्टिविटी करके बनाते हैं। सिंपल पियाजे का ही कथन है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, पियाजे का ही सेशन है, ये तो आप आसानी से बता ही सकते हैं, ठीक।